वेलकम बैक टू माय चैनल ओनली टारगेटेड। दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पॉलिटिकल साइंस का जो हम लोग का सब्जेक्ट था वो हमने ख़त्म कर दिया है और आज से स्टार्ट होने वाला है इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि पॉलिटिकल साइंस का हर एक चैप्टर को हम लोग बहुत ही आसानी से कवर किए थे ताकि आपको कोई प्रकार का दिक्कत का सामना भी नहीं करना पड़ा और सारे क्वेश्चन आसानी से बन रहे हैं। उसी तरह हम आज इकोनॉमिक्स का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। संगठित अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी कि सबसे पहले ये देखेंगे कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि संगठित और असंगठित क्षेत्र। संगठित और असंगठित क्षेत्र यानी कि संगठित क्षेत्र यानी कि एक संगठित क्षेत्र में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए, समझने के लिए उसकी विशेषताओं को अगर जान लेते हैं तो हम उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संगठित क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को जानेंगे ताकि हमको संगठित क्षेत्र के बारे में सारी चीज़ को आसानी से समझ सके। इसकी गतिविधियों पर सरकार का नियमन होता है। इसकी गतिविधियों पर क्या होता है? सरकार का नियमन होता है, यानी कि सरकार के नियम से चलती है। इसकी जो गतिविधियाँ होती हैं वो सरकार के नियम से चलती हैं। इसकी गतिविधियाँ औपचारिक होती है, अर्थात गतिविधियाँ अनुबंध के माध्यम से होती है। इसकी गतिविधियाँ जो होती है वो औपचारिक होती है, अर्थात अनुबंध यानी कि एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, यानी कि जुड़ी हुई होती है। इस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति को नौकरी की सुरक्षा होती है, यानी कि इस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति कार्यरत हैं, जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, उसको क्या होगा? उसको नौकरी की सुरक्षा होगी, यानी कि उसको ऐसा नहीं होगा कि उसको किसी भी समय नौकरी से निकाला नहीं जा सकता है संगठित क्षेत्र में, ठीक है। उसको नौकरी की सुरक्षा होती है, ठीक है, नौकरी की सुरक्षा होती है। कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं होती हैं। कर्मचारियों के लिए क्या होती है? सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं होती है। और सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं किसे कहते हैं? जैसे कि पीएफ यानी कि पेंशन इत्यादि। जैसे प्रोविजनल फंड होता है, पेंशन होता है, यानी कि आप रिटायरमेंट करते हैं तो ये सरकार के द्वारा आपको दिया जाता है ताकि आपके बचे कुछ जो जीवन शैली है वो आसानी से व्यतीत हो सके, ठीक है। तो इस कर्मचारियों के लिए क्या होती है इस क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में, कि सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं होती है। सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं होती है, ठीक है। अब संगठित क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? सरकारी नौकरियां जो भी होती है वो संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। पंजीकृत औद्योगिक के कर्मचारी, यानी कि पंजीकृत यानी कि जो भी औद्योगिक यानी कि जो भी फैक्ट्री है, पंजीकृत यानी कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, वो उनके जो कर्मचारी हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं? वो भी संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि संगठित क्षेत्र का मतलब हो गया कि इसमें धोखाधड़ी की संभावना नहीं होगी और आपका जीवन शैली एक अच्छे से जा सकता है, गुजर सकता है, ठीक है। अब ये तो बात हो गया संगठित क्षेत्र की। अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे असंगठित क्षेत्र की, ठीक है, कि असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं। अब संगठित क्षेत्र की तो विशेषताएं हम देख लिए, अब हम बात करेंगे असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं। असंगठित क्षेत्र की विशेषताएं, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। इस क्षेत्र में सरकार का नियमन कम होता है या नहीं होता है, यानी कि इस क्षेत्र में सरकार का नियम यानी कि नियम कानून समझ लीजिए। इस क्षेत्र इसकी गतिविधियाँ जो है सरकार के नियम से नहीं चलती है, यानी कि ये नहीं बोलेगा कि सरकार 10 बजे बंद होगा तो 10 बजे, ये 11 बजे भी बंद हो सकती है। तो इस क्षेत्र में सरकार का नियमन कम होता है या नहीं के बराबर होता है, नियमन कम होता है या फिर नहीं के बराबर होता है। असंगठित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अधिकांश लेन देन मौखिक रूप में होता है। किसमें होता है? मौखिक रूप में होता है, मौखिक रूप में होता है। मौखिक यानी कि मुंह से, अधिकांश लेन देन जो होता है मौखिक रूप में होता है। अच्छी बात है, जब मौखिक रूप में होगा तो जाहिर सी बात है धोखाधड़ी की संभावना तो होगा ही। इस क्षेत्र में धोखाधड़ी की संभावनाएं होती है। इस क्षेत्र में क्या होती है? धोखाधड़ी की संभावनाएं होती है। इस क्षेत्र में क्या होता है? धोखाधड़ी की संभावनाएं होती है। कर्मचारी की नौकरी सुरक्षा नहीं होती है, अर्थात उसे किसी भी समय नौकरी से निकाला जा सकता है। नौकरी की सुरक्षा नहीं होती है इसमें, ये प्राइवेट सेक्टर है, अर्थात उसे किसी भी समय नौकरी से निकाला जा सकता है, किसी भी समय उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। कर्मचारियों के लिए सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं नहीं होती है। जैसे कि संगठित क्षेत्र में था क्या कि पेंशन और पीएफ ये सब था ना संगठित क्षेत्र में, तो असंगठित क्षेत्र में हो जाएगा कि सामाजिक क्षेत्र की योजनाएं नहीं होती है इसमें, ठीक है।
जैसे असंगठित क्षेत्र में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे छोटे दुकानदार, घरेलू कार्य करने वाले, कृषक इत्यादि। जैसे छोटे दुकानदार जो होते हैं अधिकतर लेन देन मौखिक रूप में करते हैं, तो इसमें धोखाधड़ी की संभावनाएं हो जाती है और उनके लिए ये पेंशन इत्यादि की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, ये असंगठित हो जाएंगे। देखो कि आपको दो चीज़ समझ में आया होगा, पहला चीज़ संगठित और दूसरा चीज़ असंगठित। ये दोनों चीज़ को आप अच्छे से पकड़ लीजिएगा ताकि आगे के क्लास में आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। अब एक चीज़ को हम ध्यान देते हैं कि भारत का कार्यबल यानी कि लेबर फोर्स का 80% क्षेत्र आज भी असंगठित है, ठीक है। यानी कि भारत का लेबर फोर्स का यानी कि काम करने जितने भी लोग काम कर रहे हैं 80% जो ऐसे लोग हैं वो असंगठित हैं, 80% लोग हैं जो असंगठित है, ठीक है। और 20% क्षेत्र ही संगठित है। और क्या है, और 20% क्षेत्र ही संगठित, यानी कि भारत में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो 80% लोग ऐसे हैं जो असंगठित है, समझे, और 20% ही ऐसे हैं कि जो कि संगठित है। असंगठित क्षेत्र में आधे से ज़्यादा कौन कौन है, असंगठित क्षेत्र में आधे से ज़्यादा कौन कौन है, श्रमिक और कृषि श्रमिक है। कौन कौन से हैं, श्रमिक हैं यानी कि मजदूर और कृषि श्रमिक हैं, ठीक है। संगठित को औपचारिक, ये ध्यान दीजिएगा, संगठित को औपचारिक तथा असंगठित को अनौपचारिक भी कहा जाता है। संगठित को औपचारिक तथा असंगठित को अनौपचारिक भी कहा जाता है। यानी कि संगठित को औपचारिक यानी उपचार हो सकता है इसमें, संगठित को अनौपचारिक, औपचारिक, संगठित को औपचारिक यानी कि इसमें उपचार हो सकता है, और असंगठित को अनौपचारिक यानी कि इसमें उपचार नहीं हो सकता है, ठीक है। समझे, आप चलिए ये देखते हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से संगठित क्षेत्र बेहतर माना जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से संगठित जो क्षेत्र है वो क्या होता है, वो बेहतर माना जाता है। संगठित क्षेत्र क्या होता है, बेहतर माना जाता है। आपके दृष्टि से क्या लगता है, संगठित क्षेत्र बेहतर नहीं है, बेहतर है, संगठित क्षेत्र ही बेहतर है। अगर आप लेन देन करते हैं और आपके पास सबूत है तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से संगठित क्षेत्र बेहतर माना जाता है, सही बात है। भारत सरकार संगठित क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए निम्नलिखित प्रयास कर रही है। यानी कि संगठित क्षेत्र की भारत सरकार जो है संगठित क्षेत्र की बढ़ोतरी के लिए निम्नलिखित, यानी कि मैं अभी बताऊंगा क्या क्या से प्रयास कर रही है, ठीक है। पहला करिए डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन है। यानी कि डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन, यानी भुगतान आप किसी को पैसा देते हैं उसको भुगतान कहा जाता है। यानी कि डिजिटली तरीका से आप किसी को पैसा देते हैं तो उसको प्रोत्साहन देना। यानी कि सरकार कह रही है कि डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन देने की आगे बढ़ाना, ठीक है। ऐसी छोटी औद्योगिक इकाइयाँ जो संगठित क्षेत्र से पंजीकृत हो, ऐसी छोटी औद्योगिक इकाइयाँ जो संगठित क्षेत्र से पंजीकृत हो उन्हें कर में छूट देना, ठीक है। उन्हें क्या करना, ऐसी छोटी औद्योगिक इकाइयाँ, छोटी छोटी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनको क्या, जो पंजीकृत है यानी कि गवर्नमेंट से रजिस्टर है, उनको क्या करती है कि कर में छूट देती है। उनको क्या करती है, उनको टैक्स में छूट देती है, ठीक है। छोटी औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यानी कि छोटी औद्योगिक इकाइयाँ जो उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना है, यानी कि हेल्प करना, जिसमें मुद्रा ऋण जैसी योजनाएं प्रमुख है, जिसमें मुद्रा ऋण जैसी योजनाएं प्रमुख है। यानी कि भारत सरकार क्या कर रही है कि ऐसे छोटी औद्योगिक इकाइयाँ हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है ताकि वो आगे बढ़ सके और देश में डेवलप हो सके। जब देश का डेवलप होगा तो हमारा भी डेवलप होगा, और हमारा डेवलप होगा तो सारे समाज का डेवलप होगा, तो इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। तो ये सब छोटी छोटी टॉपिक थी, स्टार्टिंग है। तो आज हम लोग क्या सीखे, जैसे संगठित क्षेत्र सीख लिए, यानी कि असंगठित क्षेत्र सीख लिए, और तीसरा चीज़ क्या सीखें कि संगठित क्षेत्र को बढ़ोतरी के लिए सरकार क्या क्या उपाय कर रही है। इन तीन चीज़ को आज सीखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक। तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू।